बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स के हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक्स के अंदर जो हमने पढ़ना है वो फोर्स एंड मोशन को पढ़ना है। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसके अंदर से जो क्वेश्चन प्यास में एटॉमिक एनर्जी के मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इंटरव्यूज में और रिटन टेस्ट के अंदर ये जो है ना क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली हम कहते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, यानी कि स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे जो हम है मैकेनिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट है, इसे हम ए का नाम देते हैं और इसे जो है हम बी का नाम देते हैं। इसके दरमियान जो हम लेंथ ले लेंगे ना तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। अब ये जो है ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम लेंथ ऐसे भी ले सकते हैं, लेंथ ऐसे भी ले सकते हैं, या लेंथ जो है इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकता। इट इज़ इन कर्व और स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ये कर्व भी हो सकती है या स्ट्रेट पाथ भी हो सकती है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी इन मोशन इट्स डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। देखिए, जब भी कोई बॉडी जो है मोशन के अंदर होगी तो उसका डिस्टेंस जो होगा कभी भी जीरो नहीं होगा। अब उसके बाद ये आपको एक पेंडुलम दिखाया जा रहा है। तो ये क्या होगा, जब भी जो इसका टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, 4 एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर जो है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 4 एम्पलीट्यूड के। इसी तरह वन रेवोल्यूशन मतलब एक जो सर्कल होता है, ठीक है, वन रेवोल्यूशन जो होगा बराबर, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर होगा। इसी तरह हाफ रेवोल्यूशन है, उसे हाफ को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ रेवोल्यूशन पाई आर के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स है ना ए और ये बी, इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना उसे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, और ये ऑलवेज इन अ स्ट्रेट पाथ, इसका जो पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। ठीक है, और इसे कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, देखिए ये हमारे पास एक है, ठीक है, ये एक पॉइंट ए दिया हुआ है, ये एक पॉइंट बी दिया हुआ है। ठीक है, इसे जो है पोजीशन वेक्टर से आर ए से और इसे जो है बी को आर बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसे बाय हेड टू टेल रूल अगर ऐड करें तो आर बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर ए प्लस डी के। ठीक है, अब ये आर ए जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, आर ए आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू डी। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या हो गया, आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। और एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी क्लोज्ड मतलब अगर एक बॉडी जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर किसी भी चीज़ का सेम हो जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा जीरो, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो उसका नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि एक एथलीट है, वो क्या करता है कि वो बॉल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। फर्ज करते हैं वो बॉल को इधर से इधर लेकर गया है, ठीक है, वो बॉल को क्या करता है, वो इधर से इधर लेकर गया है, पहले बॉल को इधर लेकर गया और वो बॉल को वापस इधर लेकर आया। फर्ज करते हैं इनका जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। तो क्या होगा, 2 मीटर जाने के लिए और 2 मीटर वापस आने के लिए जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 4 मीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह इसके अंदर ये देखते हैं, इफ़ आ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, वो कहता है अगर बॉडी मूव्स कर रही है एक स्ट्रेट पाथ के अंदर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा बराबर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस के। वो लिखा हुआ है कि इन वन कंप्लीट सर्कल, सर्कल के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर के इक्वल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। बिकॉज क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम आती है, जब माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ये आगे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कुछ कि फॉर अ क्लोज्ड पाथ इफ अ बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। अब देखिए एक सर्कल के अंदर है तो इसका डिस्टेंस ही देखिए, जिसका रेडियस 2 दिया हुआ है तो 2 पाई आर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिस्टेंस 4 आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। इसी तरह ये ट्राइंगल है, इसका जो है इसकी हर एक साइड को सम कर लेंगे, 3 + 4 7, 7 + जो 5 इज इक्वल टू 12। अब देखें डिस्टेंस 12 आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, जीरो। इसी तरह ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, इसके अंदर डिस्टेंस क्या है, 10 आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब जो हम है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ द रेडियस आर। अब वो कहता है कि एक व्हील है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है, रोल्स फॉरवर्ड हाफ आर एवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल। चले व्हील को क्या कहते हैं, हम इसे ए का नाम देते हैं और इसके बी का नाम देते हैं। अब वो कहता है कि इसने हाफ रेवोल्यूशन किया, ठीक है, तो इसका मतलब है जब हाफ रेवोल्यूशन करेगा तो बी इधर आ जाएगा और ए जो है इधर आ जाएगा, इसे हम प्राइम का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट वन द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। अब क्या कहता है वो, इसके अंदर जो फाइंड करना है हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। अब आप देखें कि ये जो इसने हाफ जो है रेवोल्यूशन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसे डिस्टेंस को क्या कह देंगे, 2 आर कह देंगे, ठीक है, 2 पाई सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट जो है बी से बी प्राइम का फाइंड करते हैं। और ये चीज़ अब आपको पता है ये चीज़ डायमीटर के बराबर होती है, और डायमीटर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 2 आर के। जब इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 2 पाई का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 आर का होल स्क्वायर, तो आंसर जो है ना हमारे पास ये सी आ जाएगा, क्योंकि आर को जो है आपने 1 मीटर पुट कर देना और आपके पास आंसर जो है ये सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे हुए हैं कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका 0 हो जाएगा। उसके बाद ये एक सर्कल है, देखिए उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, ए बी सी और डी। अब वो कहता है कि ए से लेकर जब हम बी की तरफ जाते हैं, तो ए से बी की तरफ गए तो उसके बाद जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, देखिए आपको पता है कंप्लीट एक सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, तो ए बाई 4, तो इसे 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो पाई बाई आर ओवर 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब देखें आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट देखें आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है इधर से लेके अब ये भी इसका एक रेडियस बन जाएगा और एक रेडियस ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फर्ज, ठीक है, फर्ज करते हैं आर ये बन गया और आर ये बन गया, ठीक है, दोनों का स्केयर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 2 आर स्केयर के, और जब इसे सॉल्व करेंगे स्केयर रूट 2 आर, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब जो है, हाँ, पॉइंट 3 की, तो पॉइंट 3 में क्या है, ए से लेकर सी तक आ रहा है, इसका मतलब है ये एक डायमीटर बन रहा है, तो आपको पता है डिस्टेंस मतलब हाफ सर्कल हो रहा है, तो इसे हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पाई आर। इसी तरह आर ये जब इन्हें दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो इसका मतलब है ये एक डिस्प्लेसमेंट ही है, तो 2 आर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो है फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अब जो बॉडी है वो ए से लेकर डी पर आ गई है, ठीक है, ए से लेकर डी पर आ गई, ठीक है। अब इसके दरम्यान जो है डिस्टेंस फाइंड करना और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 1 2 3 3 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वही वाला काम करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इधर सेंटर से लेके ये भी आर इसका रेडियस होगा और ए से लेके ये भी इसका आर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल सेम यही रिजल्ट आ जाएगा जो केस नंबर 2 के अंदर आया था हमारे पास, ए से लेकर जब बी तक गए थे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो कहता है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड। वो कहता है एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक को ना, जिसका रेडियस आर है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आर है, तो उसे 40 सेकंड में कवर करता है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट एंड 20 सेकंड। वो कहता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20। अब टोटल अगर हम काउंट करेंगे इसे सेकंड के अंदर तो ये बनता है 60 120, तो 140 सेकंड बनते हैं 140 सेकंड में। अब आप देखें कि 40 सेकंड में एक चक्कर कवर किया, ये हो गया 80 सेकंड में दूसरा चक्कर, और ये 120 में तीसरा चक्कर, लेकिन ये जो है ये हो गया 140 में, मतलब हाफ कवर कर रहा है। अब हाफ का जो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो मतलब ये एक डायमीटर बनता होगा, हाफ जो है एक डायमीटर बनता है, डायमीटर किसके बराबर होता है 2 आर के बराबर होता है, तो आंसर हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद हम स्पीड की तरफ चलते हैं। अब स्पीड देखें, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर जो जितना भी डिस्टेंस कवर हो जाए तो उसे स्पीड कहते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब होती कौन कौन सी है ये मैंने लिखी हुई है कि एक्स रेज, गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, और लाइट रेज। तो इन ये जो होती हैं, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, एक्स रेज, गैमा रेज, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, जिनकी ये वैल्यूज़ भी ये लिखी हुई है, स्पीड भी, ठीक है। अभी स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ हो जाती हैं, ये अक्सर पूछ लेते हैं। उसके बाद लिखा है एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, अब क्लोज्ड पाथ के अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
जिसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है विद द टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड जो है देन स्पीड। अब स्पीड फाइंड करना है। अब आपको पता है कि स्पीड जो बराबर होती है स्पीड जिसे हम वेलोसिटी स्पीड कह लें, स्पीड को v से ही डिनोट करना है, ठीक है। और स्पीड वो बराबर होती है एक सर्कल की 2 पाई r और टाइम पीरियड दिया हुआ 3.140, ठीक है। 2 पाई और 2 की जगह भी r पुट करेंगे 3.14। अब ये पाई आपको पता है 3.14 के 2 to the 4, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है वेलोसिटी दी हुई है, वो कहता है वेलोसिटी क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। मतलब ये वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब तो इसके अंदर हम जो एक वेक्टर क्वांटिटी को भी डील करेंगे। रेट ऑफ चेंज है मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना चेंज आएगा, तो इस चीज़ को हम वेलोसिटी कह देंगे। अब वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इसका ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है वन एंड से अदर एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस r है, देन इट्स वेलोसिटी। तो इसकी जो है हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको पता है जब डायमीटर की बात हो गई है तो डायामीटर जो है वेलोसिटी का, तो वो डायमीटर क्या होता है सर्कल का 2r होता है। और हमें टाइम भी दिया हुआ 1 मिनट इन 5 सेकेंड, तो 1 मीटर इन 5 सेकंड, तो 5 सेकंड हमें टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। 2 और इसकी जगह 1 मीटर इसका रेडियस है इज इक्वल टू 5, 2/5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है डी ऑप्शन 0.4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो इसे जो है थोड़ा ध्यान से समझना आप लोगों ने। अब देखें कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ओवर टोटल टाइम है। वर्थ कहते हैं एक पॉइंट से जो है ना बॉल गई है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, 1 सेकंड में। फिर जो है दोबारा 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ने कवर किया है जो है -5, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जब इसकी एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना डज नॉट गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ एनी टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जरिए हम किसी भी लम्हे जो है ना वो वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। उसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म लिखा हुआ है इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब फर्ज करते हैं ये इस 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड है उसमें भी 5 मीटर का, मतलब हर एक सेकंड के अंदर जो है डिस्टेंस अगर सेम कवर हो रहा हो हर एक सेकंड के अंदर, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। और अगर जो है हर सेकंड के अंदर डिस्टेंस जो सेम ना कवर हो रहा हो तो हम इसे कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है इफ एवरेज वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, देन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाए, देन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है व्हेन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन। अब देखें इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट हो और टाइम भी आपको दिया हो, ठीक है। इफ अ बॉडी कवर्स 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। अब वो कहता है कि एक बॉडी है जो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 4 सेकंड में और 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 6 सेकंड में, तो एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला लिखा हुआ d1 + d2 ओवर t1 + t2, ठीक है। तो आपने सिंपली इसके अंदर जो है 100 + 200 ओवर 4 + 6 आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, तो आपने कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि जब आपको डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट दिया हो और डिफरेंट टाइम दिया हो तो आपने ये वाला एवरेज का फार्मूला लगाना। इसी तरह इससे रिलेटेड और भी है। अब ये है देखें डिफरेंट वेलोसिटीज है और टाइम है। पहले था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सॉरी, अब जो है हमें जो है वेलोसिटीज दे दी गई है। हमने पढ़ा था फार्मूला v एवरेज बराबर है d1 + d2 ओवर t1 + t2। अब आप देखें d डिस्टेंस किसके बराबर होता है, v इंटू टी के, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम के। तो आप d की जगह v इंटू टाइम लिख दें v1 t1, तो आप जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 30 किलोमीटर पर हॉर के आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर सिर्फ डिस्टेंस की जो है वैल्यू चेंज की है जिसकी वजह से हमारे पास आंसर है।
उसके बाद ये नेक्स्ट केस है, वो कहता है वेलोसिटीज आर डिफरेंट एंड द टाइम इंटरवल्स आर t1 इज इक्वल टू t2। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि वेलोसिटीज जो होंगी डिफरेंट होंगी और टाइम जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखते हैं ये वाला केस भी। अब लिखा हुआ है इफ अ कार इज मूविंग अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फॉर फर्स्ट हाफ आवर। अब वो एक वेलोसिटी जो कार है वो फर्स्ट हाफ के अंदर जो है 20 मीटर पर सेकंड से कर रही है विद 30 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट हाफ। अब वो है जो अगले घंटे के अंदर जो है उसने 30 मीटर के हिसाब से वो चली है। देन इट्स एवरेज वेलोसिटी जो है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने v एवरेज का जो फार्मूला पढ़ा है, v एवरेज बराबर होता है d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2। अब आपको पता लग गया d किसके बराबर था, v1 t1 प्लस, अब देखें अब इसके अंदर जो है ना t1 लगाने की जरूरत नहीं है, t सेम हो गया इसमें v2, सॉरी मैं जो हूँ ये दोबारा लिख के देता हूँ, ठीक है इसे दोबारा लिखते हैं। अब देखें कि v एवरेज का फार्मूला होता है d1 प्लस d2, t1 प्लस t2। अब देखिए आपके सामने जो है वो टाइम सेम है, तो हम इधर डिस्टेंस की जगह v1 t प्लस v2 t, इधर भी t प्लस t, ठीक है। इधर से अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये t इंटू v1 प्लस v2 ओवर 2t। अब ये t इस t से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, v1 प्लस v2 ओवर t, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो फार्मूला ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। v एवरेज बराबर है v1 प्लस v2 ओवर t, ठीक है। ये जो है आपको मॉडिफिकेशन करने आनी चाहिए कि जब आपको वेलोसिटी दी गई है तो आप डिस्प्लेसमेंट, जैसे अब आपको क्या था, एक जो पहला जनरल फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला फार्मूला जो है, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है आप मॉडिफिकेशन करके जो है अपना जो रिक्वायर्ड फॉर्म उसे बना सकते हैं। अब उसके बाद ये है कि व्हेन डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वेलोसिटीज भी डिफरेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब वही वाला काम किया है जो वी एवरेज, वही वाला फार्मूला आपने याद रखना है। वी एवरेज बराबर होता है d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2। अब क्या किया है इसने, जो है टाइम के अंदर चेंज किया है, तो उससे जो है ना हमारे पास ये रिक्वायर्ड फार्मूला बन गया। हमें वैल्यूज दी हुई है, इस वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर भी यही है, इफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अब देखें इसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है सेम है और वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर दोबारा वही जो है, इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल लेक्चर भी बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अगर ना समझ आया तो उस लेक्चर से देख लीजिएगा, ठीक है। वो d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2, ठीक है। एवरेज का फार्मूला यही है, बस इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आपने ये चीज़ निकाल लेनी है। उसके बाद चलते हैं हम एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा हो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन मींस, एक्सेलरेशन का मतलब है इंक्रीज भी हो रही होती है, डिक्रीज भी हो रही होती है वेलोसिटी हर सेकंड के अंदर, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंज, अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगी, हमारे पास जीरो होगी, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो कहता है व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब देखें वेलोसिटी के अंदर या तो अगर डायरेक्शन भी चेंज होने से, डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वैल्यू के ऊपर असर पड़ता होता है, ठीक है। और सॉरी, व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। देखिए अब जब वेलोसिटी सिर्फ चेंज हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो अब ये किस चीज़ का केस है, एक्सेलरेशन जो होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, और ये केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ये जो है वेलोसिटी जो होगी अंदर की तरफ होगी और ये जो है कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ठीक है। तो आपस के अंदर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज। अब देखें जब भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज कर रही हो तो ये क्या होगा, अंडर ग्रेविटी अलग चेंज होगा, ठीक है। इधर क्या होगी, वी आई जीरो हो जाएगी, वी एफ जो है ना वो क्या कहते हैं वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। ये जो एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी हो गई, फ्रीलिंग फॉलिंग जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। अगर दोनों मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है तो डायरेक्शन भी चेंज हो तो प्रोजेक्टाइल का मोशन हो रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट की वैल्यू चेंज हो रही होती है और एक कंपोनेंट की वैल्यू क्या रह रही होती है, सेम रह रही होती है, ठीक है। इसको जो है हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन को। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब जब वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। जब ये डिस्प्लेसमेंट ये क्या कहते हैं कांस्टेंट है तो इसका मतलब है वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और स्लोप आपको पता है, स्लोप बराबर होती है
वाई ओवर एक्स के, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के जब हम लेंगे तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी बन रही है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगी, स्लोप भी जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब इस देखें कि क्या है कि डिस्टेंस और टाइम ये क्या चीज़ है, एक इंक्रीज हो रही है लेकिन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपको पता है स्लोप भी इसकी जो है डिस्टेंस ओवर टाइम की जो है वो वेलोसिटी के बराबर आएगी, तो स्लोप भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। अब थर्ड पॉइंट के अंदर आप देखें कि इसके अंदर क्या है, इंक्रीजिंग आ रही है। डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्लोप भी जो है डिस्टेंस ओवर टाइम की वो वेलोसिटी होती है, तो इसका मतलब ये भी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। अब उसके बाद देखते हैं कि ये देखिए आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब है जो एक्सेलरेशन अब वो होगी नेगेटिव होगी, ठीक है। और इसकी जो स्लोप होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें ये आ गया कि वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी देखें इसके अंदर क्या आ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब किसी चीज़ की वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, जीरो। अब जब भी हम इसकी स्लोप लेंगे, अब इसकी स्लोप वेलोसिटी ओवर टाइम किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन अब बराबर बनती है स्लोप के, तो ये भी चीज़ जीरो होगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद ये है, देखते हैं कि वेलोसिटी ओवर टाइम ये क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। देखिए ना, कांस्टेंट लिखा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। उसका मतलब जब एक्सेलरेशन, अब आपको पता है स्लोप जो एक्सेलरेशन के बराबर है, जो चीज़ एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो ही स्लोप का आंसर आएगा। अब इसके अंदर देखें कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी और इंक्रीज होगी जो। और स्लोप भी जो है वेलोसिटी ओवर टाइम के एक्सेलरेशन के बराबर है, तो स्लोप का भी आंसर वही सेम आएगा। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। अब देखिए इसके अंदर वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज है, इंक्रीज नहीं है सॉरी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। इसके अंदर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ये गलती से इंक्रीज लिखा गया, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव इस वजह से लिखा, शायद ये क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव है। उसके बाद जो है स्लोप भी जो है वेलोसिटी ओवर एक्सेलरेशन के बराबर, जो आंसर एक्सेलरेशन का होगा वो ही स्लोप का होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक ग्राफ दिया गया, टू बॉडीज हैं ए और बी, द रेशियो ऑफ वी ओवर वी, यानी कि वेलोसिटी वी ओवर वी बन करिए। अब एक आप चीज़ याद रखें कि आपको पता है स्लोप किसके बराबर होती है, वाई ओवर एक्स के। तो वाई में क्या पड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किस चीज़ के बराबर है, वेलोसिटी। अब अगर देखें वेलोसिटी, और आपको पता है ये किस चीज़ के बराबर है, tan थीटा के। अगर हम tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री लगा दें तो हमारे पास v ओवर वी बी की रेशो आ जाएगी। उसके बाद जो है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, आई थिंक ऑप्शन बी है। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वो कहता है इफ़ अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से चल रही है तो इसका मतलब है वी आई इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई है, वी एफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 50 सेकेंड, मतलब टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 50 सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, ठीक है। अब इसके ना एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये बन जाएगा वी एफ तो माइनस वी आई इज इक्वल टू 80। तो अब है ए को जो है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें आपको, ये आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को डायरेक्टली याद क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज पेपर जो होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, हमने जो है मेमोराइज जो है वो क्वेश्चन को ज़्यादा करना, ठीक है। उसके बाद ये जो है इनके केसेज जो होते हैं वो फ्रीलिंग फॉलिंग केसेज होते हैं। अब एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है,
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एफ। फ्रीलिंग फॉलिंग के अंदर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो होती है और वो एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट होती है, ग्रेविटी में। तो ए की जगह हम जी पुट कर देंगे और वी की जगह जीरो, तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू जी टी के। ठीक है, तो इसका मतलब है जो फाइनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टाइम के। मतलब टाइम के बढ़ने से फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टाइम के कम होने से फाइनल वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन याद रखना जब केस क्या हो, फ्रीलिंग फॉलिंग का केस हो। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले दे दी गई है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as vf स्क्वायर माइनस बी एस। अब आप देखें कि जो डिस्टेंस है ना उसको हम हाइट ले लेते हैं और एक्सेलरेशन को हम जी ले लेते हैं। जब इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। अब इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो हमें जब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो और हाइट गिवन हो तो 2gh ये वाला फार्मूला लगाते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अब देखिए लिखा हुआ है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर भी डिस्टेंस है, उसे एच को रिप्लेस करते हैं, एक्सेलरेशन को ये। ठीक है, अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको टाइम दे दिया जाए और कहे कि क्या कितनी हाइट से, क्या कहते हैं, अगर वो कहे कि आपको टाइम दे दिया जाए कि इतने सेकंड के अंदर बॉडी है कितना हाइट कवर करेगी, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, तो एच हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है 2 balls and जिनका मैसेज 2 kg है and 4 kg are dropped from the height 10 meter and 20 meter, then what will be the ratio between their velocities at the ground। अब velocities फाइंड करनी है उनकी ग्राउंड पे। अब आप देखें कि सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, 2as। अब देखें देन व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज एट द ग्राउंड। अब वेलोसिटीज अब जब है उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो 2ah। ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो है, देखिए चलिए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 2, ये भी 10 और हाइट जो है पहले 10 मीटर है, तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 200 स्क्वायर रूट, और इसी तरह दूसरे का जो आएगा 400 स्क्वायर रूट होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यू पुट करके इसे फाइंड कर लेना है। अब देखिए लिखा हुआ है व्हेन बॉडी इज मूव्ड अपवर्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज जीरो। ठीक है, ये जब हम प्रोजेक्शन का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो है ना फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो जाती है। उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए वो कहता है अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। एक स्टोन है जिसे थ्रो किया जाता है अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 60 मीटर। मतलब एक टावर है पहले से ही 60 मीटर का, उसे उधर से एक पत्थर को थ्रो किया जाता है जिसकी वेलोसिटी भी था, हाउ लॉन्ग इज द स्टोन इन एयर। अब वो कहता है कितने टाइम के लिए जो ना वो रहेगा। ठीक है, इसका जो ये सोल्यूशन मैंने इधर दिया हुआ है, ये देखिए। अब ये एक टावर ले लिया है, ये लिखा हुआ है 60 मीटर। ठीक है, ये टावर है। ठीक है, वेलोसिटी है वी आई। सबसे पहले आप देखें कि अब वो वेलोसिटी जब फेंकता है तो उसने हमसे टाइम पूछा हुआ। अब टाइम हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। अब टाइम को फाइंड करने से पहले हमें जो है डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी वैसे जब हाइट में जाते हैं तो जीरो हो जाती है, तो ये जीरो पुट करेंगे। अब अपवर्ड जा रही है तो इसे माइनस 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 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ना डिस्टेंस वो 20 मीटर निकलेगा। ठीक है, क्या हो गया है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखें अब जो है हमारे पास डिस्टेंस निकला है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो है ना हम यूज़ कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, 20 इज इक्वल टू 20 टी माइनस हाफ। इसके अंदर जो है ना अब जो है हमें डिस्टेंस दिया गया है वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर निकल आएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा से बता दूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम डी। ठीक है, फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी केस। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देखें h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जब फ्रीलिंग फॉलिंग के अंदर बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था वी आई फ्रीलिंग फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। जब जीरो ये चीज़ जीरो हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ
GT²। अगर G को आप 10 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 5T²। H का जो डायरेक्ट फार्मूला आपने याद रखना है हाफ T²। अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई कि फर्स्ट सेकंड के अंदर जो है ना वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बता सकते हो कि 5 मीटर, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर कितना कवर किया, 20 सेकंड, और 3 सेकंड के अंदर कितना कवर किया, तो 45 सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें याद रखने वाली है। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकंड। अब 3 सेकंड के द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी है। अब देखिए फ्रीलिंग फॉलिंग h अभी हमने फार्मूला पढ़ा इज इक्वल टू 5t²। अब 3 सेकंड, अब t की जगह 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है। अब ये बात हो रही है फर्स्ट सेकंड 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड्स के अंदर कितना फासला तय कीजिए, मतलब फर्स्ट टू, ये टोटल की बात हो गई है 3 सेकंड तक, ठीक है। अब ये जो अल्फाज हैं इन पे थोड़ा गौर करना है क्योंकि आगे जो है थोड़ा इसे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अब देखिए अब इधर बात हो रही है डिस्टेंस कवर्ड इन द n सेकंड। अब यही वही बात है, यही फार्मूला लगाना है। अब इसके अंदर देखिए सेकंड के अंदर बात कर रहा है, थर्ड सेकंड के अंदर बात कर रहा है। जो हमने पहले पढ़ा था वो कह रहा था 3 सेकंड, इसका मतलब था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब इन 3 सेकंड्स के अंदर जो फासला तय हुआ था ना वो डायरेक्ट इस फार्मूले से हमारे पास कैलकुलेट हो जाता था। लेकिन जब वो कहे कि भाई फोर्थ सेकंड में, मतलब चौथे सेकंड में कितना फासला तय हो रहा है या थर्ड सेकंड में कितना फासला तय हो रहा है, तो आपने क्या करना है, थर्ड को, अगर वो कहता है कि थर्ड सेकंड में कितना फासला तय हो रहा है तो आपने थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं, उसे आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए वो कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी इन थर्ड। अब तीसरे सेकंड में फाइंड करना है। अब आपको पता है एच का फार्मूला जो है हमने निकाला था 5t²। अब सबसे पहले क्या करते हैं सेकंड का निकाल लेते हैं। सेकंड क्या था 5 इज इक्वल टू 2 था दूसरे सेकंड में। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 4 द 20, ये आ गया एक 20 इधर। h इज इक्वल टू, अब थर्ड में फाइंड कर लेते हैं t², ठीक है। 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 45। अब क्या करना है आपने थर्ड माइनस सेकंड करना है, तो 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है। सॉरी 5 और 25 मीटर जो है हमारे पास वो इसका आंसर आ जाएगा। 5 4 20 या 9 5 4 20, तो 25 जो है ना वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। 25 मीटर इसके अंदर जो है आंसर दिया नहीं हुआ, तो याद रखिएगा 25 मीटर जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। हमारा लेक्चर भी एंड हो गया तो उससे पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखा हुआ है इफ़ एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर फ्रिक्शन को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो मास पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल इफ टू बॉडीज जिसका मास है 2 kg एंड 4 kg आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट से डिपेंड करते हैं, तो दे विल रीच द ग्राउंड इन सेम टाइम, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन। अब ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम एयर फ्रिक्शन को रिमूव करते हैं तो वो बॉडी मास पे भी डिपेंड नहीं करती, सेम टाइम से नीचे पहुंचती है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करती और सेम एक्सेलरेशन से वो बॉडी मिलती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।